आप सभी श्रोता मित्रों को हार्दिक नमस्कार। स्वागत है रश्मि की दुनिया में। प्रस्तुत है फिर एक और कहानी मनु भंडारी की, चश्मे। बरामदे के दरवाजे के आखिरी ताले को झटका देकर जब मिसेस वर्मा आश्वस्त हुई तो भीतर ड्राइंग रूम की घड़ी से 11:30 बजे का एक घंटा बजाया। बीच में रखी हुई ड्रेसिंग टेबल से उन्होंने दूध का गिलास उठाया तो काली सी परछाई शीशे में उस समय तक दिखाई देती रही जब तक वे बरामदे की आखिरी सीढ़ी उतरी। लॉन की नमी को उन्होंने चप्पलों के पार भी महसूस किया। कैसी शांति थी। वर्गाकार लॉन के चारों तरफ की क्यारियां, फूल और मेहंदी की लाइनें चांदनी में पड़ती अपनी परछाइयों के साथ ऐसी लगती थी जैसे किसी ने हरे कैनवस पर चौखट जड़ दिया हो। बीच में मसहरी लगी, पास पास पड़ी दोनों चार पाइयों तक पहुँचते हुए मिसेस वर्मा को ऐसा लगा जैसे वे गहरे हरे पानी के बीच में बने संगमरमर के दो द्वीपों तक जा रही हो। मिस्टर वर्मा टेबल लैंप लगाए अपनी फाइलों में उलझे हुए थे। काली काली मोटी कमानियों वाला उनका चश्मा उनके चेहरे को साधारणतः पूरी तरह ढके हुए था। इतना बड़ा चश्मा मिसेज वर्मा को कभी अच्छा नहीं लगा, लेकिन मिस्टर वर्मा का तर्क था कि आंखें बहुत कमज़ोर है और ज़्यादा पावर के मोटे मोटे कांचों को पतली कमनियाँ संभाल नहीं सकी। प्लेट में रखे हुए ग्लास को टेबल लैंप की बगल में रखते हुए मिसेज वर्मा ने झुंझलाकर कहा, इतनी अच्छी चांदनी छिटकी है और आज भी तुम इन फाइलों से ही मगजपच्ची करते रहोगे। बिना कोई प्रतिक्रिया दिखाए मिस्टर वर्मा ने व्यस्त से हूँ कि और अपनी फाइलों में उलझे रहें। फिर सहसा चौंक कर बोले, बस जरा यह एक पेज रह गया है, उसके बाद अभी रखता हूँ। तुम्हारा पेज आज तक कभी खत्म हुआ भी है जो अभी होगा? मिसेज वर्मा ने खट टेबल लैंप का स्विच दबा दिया। पहले तो मिस्टर वर्मा कुछ भी न देख पाए, लेकिन फिर मसहरी के चंदोवे के नीचे बच्चों के बगल में बैठी शरारत के साथ मुस्कुराती हुई मिसेस वर्मा का चेहरा उनकी आंखों के आगे स्पष्ट हो गया। गोदी में दोनों हाथ रखे चारपाई की पाटी पर बैठी हुई मिसेज वर्मा दोनों पाँव हिला रही थी, मानो कह रही हो, पढ़ो। अब कैसे पढ़ते हो? मिस्टर वर्मा ने रुपहले अबीर से छाए आसमान को देखते हुए पूछा, आखिर आज बात क्या है? मिसेज वर्मा एकदम बोली, सुनो, सुबह स्टेटमेंट में जो खबर पड़ी थी,
दिन भर मेरे दिमाग में घूमती रही। उंगलियों से माथा टटोलते हुए मिस्टर वर्मा ने अलसता स्वर से पूछा, कौन सी खबर? मुझे तो याद नहीं है। अरे लो, सुबह इतनी बातें हुई थी। वही फांसी पाए हुए कैदी ने एक लड़की के ने शादी कर ली है। मैं दिन भर सोचती रही, आखिर उसने क्या सोचकर उससे शादी की। उसके मन में यह बात नहीं आई कि 15 दिन बाद ही उसे जिंदगी भर को वैधव्य का अभिशाप लग जाएगा। सारा आलस्य छोड़कर मिस्टर वर्मा एक झटके के साथ उठ बैठे। बेवकूफ़ी के सिवा और इसमें क्या है? तुम्हारे दिमाग को भी अधकचरी भावुकता की बातें ही अपील करती है। हाथ बढ़ाकर उन्होंने फिर स्विच ऑन कर दिया और खुली पड़ी हुई फाइल की ओर मुड़े। अप्रभावित मिसेज वर्मा अपने प्रभाव में कहती रही, अधकचरी भावुकता। मैं अभी भी यह सोचती रहती दिन भर की आखिर कैसी है यह भावुकता, जिसके बहाव में पूरे जिंदगी को यूं दांव पर लगा दिया जाए। अच्छा, देखो, मैंने इसी पर दोपहर में एक कहानी लिखी। सारी स्थिति को ऐसे ढंग से रखने की कोशिश की है कि तुम भी मान जाओगे। और उन्होंने झुककर झट तकिए के नीचे रखे मुड़े कागजों को बाहर निकाला। बोली, इस कहानी का हीरो आतंकवादी क्रांतिकारी है। लेकिन जब मिसेज वर्मा ने देखा कि मिस्टर वर्मा फिर अपनी फाइलों में डूबने लगे हैं, तो उनका मन झुंझलाहट से भर गया। कहा, तुम मुझे 10 मिनट का समय नहीं दे सकते हो? आखिर कितनी जरूरी है ये फाइलें? मिसेज वर्मा उठी और मिस्टर वर्मा के पीछे जाकर शरारती बच्चे को ही पास ले आए और, अरे, यह क्या कर रही हो? अब तुम्हें मेरी कहानी सुननी ही पड़ेगी। तुम चाहे इस घटना को महज बेवकूफ़ी कहो, पर मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि मेरी यह कहानी सुनने के बाद निश्चय ही तुम अपनी राय बदल दोगे। वर्मा साहब को लगा जैसे एकाएक उनकी भी जी मचल रहा है। बड़ी बेचैनी के साथ बोले, आज दूध कैसा था? जो जी जाने कैसा कैसा हो रहा है। दूध में तो कुछ भी नहीं था। मैंने भी अभी अभी पिया। मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है। कहानी सुनने को अधीर मिसेज वर्मा बोली और कहानी लेकर बैठ गई। बिना चश्मे के मिस्टर वर्मा ने अपनी अंगुलियां से अपनी आंखें बंद कर ली और अधलेटी मुद्रा में वे कहानी सुनने लगे। उन्होंने आंखें खोली तो देखा चांदनी की चमक बहुत धुंधली पड़ गई है। उन्हें लगा जैसे धुंध की एक परत सारे वातावरण में छा गई है और आसपास का सभी कुछ बड़ा धुंधला, बड़ा अस्पष्ट हो उठा था। हाथों में कागज लिए सामने बैठी मिसेज वर्मा की धुंधली आकृति और भी धुंधली होती गई और एकदम गायब ही हो गई।
मिसेस वर्मा के हल्की झुर्रियों वाले सांवले चेहरे की जगह एक कमनीय कमसिन सा गोरा चिट्टा चेहरा उभर आया, फूल सा खिला हुआ। कहो, गीता पसंद आया? पुस्तक बंद करते हुए शैल ने पूछा। धत तेरे की, ऐसी चांदनी रात में ऐसा नीरस गीत? निर्मल ने चिढ़ते हुए कहा। जाओ, आगे से तुम्हें कभी गीत नहीं सुनाएंगे। तो कहा किसने था तुम्हें गीत सुनाने को? शैल का फूला हुआ मुंह एकाएक कुछ याद आ जाने से खिल पड़ा। गुस्सा भूलकर चोटी की अंगुलियों में लपेटते हुए एक नटखट बच्चे की तरह वो बोली, एक खबर सुनाओ तुम्हें, देखें तुम कहाँ तक गैस कर सकते हो। मुझे क्या मालूम तुम क्या सुनाओगी, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूँ। बस हार गई अभी से। और वह खिलखिला पड़ी। अरे कुछ तो अंदाज भिड़ाओ, दिमाग लगाओ कि शुरू में ही हाथ पैर पटक दिए। सुनाना हो तो सुनाओ, नहीं तो अपने पेट में रखो। हमें नहीं सुननी तुम्हारी बात। कैसे नहीं सुननी है मिस्टर निर्मल वर्मा? ठुनकते हुए शैल बोली। सुनना ही पड़ेगा। फिर कोई ना कोई बात हमारे अकेले की तो नहीं है, तुम्हारी भी तो है। अच्छा बताएं। पापा ने अगले साल गर्मियों में शादी तय कर दी है, 23 मई। उसके गालों में गुलाब खिल गए। अरे तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मिसेस वर्मा ने शून्य में खोए हुए मिस्टर वर्मा की ओर देखकर कहा। हाँ, स्वर जैसे कहीं दूर घंटियों से टकरा कर आया। देखो, ध्यान से सुनना, इसकी एक एक बात मार्क करने लायक है। हाँ हाँ, तुम पढ़ो, मैं सुन रहा हूँ, खोए स्वरों में मिस्टर वर्मा बोले। मिस्टर वर्मा ने अपनी कहानी के टूटे हुए सूत्र को जोड़ते हुए कहानी पढ़ना प्रारंभ किया। मैंने कितनी बार कहा, लीला तुम यहाँ न आया करो। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि मुझ में ऐसा कौन सा आकर्षण है जो तुम यो सुध बुध भूलकर अपने को बारे बैठी हो, जिसका हर पल खतरे से भरा हो। उस व्यक्ति के जीवन से तुम्हें क्या मिलेगा? हम लोगों की जिंदगी का क्या ठीक है? आज पुलिस ने धर लिया, कल फांसी, कदम कदम पर खतरा। कैसी बातें करते हो तुम? यदि बड़े से बड़ा खतरा झेल सकते हो तो क्या मैं नहीं झेल सकती? मुझे इतना पराया समझते हो? देखो लीला, मैं बड़े से बड़े खतरा उठा सकता हूँ, पर नहीं चाहता कि दुख की एक भी हल्की सी लौ भी तुम्हारे तन मन को झुलसाए। तुम्हारा छोटा सा दुख भी शायद मुझसे बर्दाश्त न होगा। इसी से कहता हूँ, तुम यहाँ मत आया करो, मत आया करो। मिस्टर वर्मा को लगा जैसे मिसेस वर्मा के शब्द निस्तब्ध शून्य वातावरण में खोते चले जा रहे हैं। जाने कहाँ से आती है ध्वनियाँ उनके कानों में टकराने लगी। तुम यहाँ मत आया करो शैल, जानती हो मुझे चिकन पॉक्स है, कहीं तुम्हें हो गया तो? धुत पगली कहेंगे, और हो जाए तो हो जाए,
इस डर से मैं तुम्हारे पास आना छोड़ दूं? मेरा वश चलता तो तुम्हें अपने घर लेकर जाकर रखती, पर छोटी छोटी मम्मी छूत छात मानती हैं, इसी से कहने की हिम्मत नहीं होती। छूत छात की बीमारी में परहेज तो करना चाहिए। अच्छा उठो, मेरे बिस्तर पर तो मत बैठो। मैं तो यहीं बैठूंगी। मैं तुम्हारी जगह हो और तुम मुझसे ऐसा परहेज करो तो तुमसे बात भी न करूं। और वह बड़े प्यार से बालों में अंगुलियां डालकर सहलाने लगी। निर्मल के बदन की जलन पर मानो किसी ने ठंडी चीज के लेप कर दिया। 1 घंटा बिताकर वह गई तो आधी बीमारी अपने साथ लेती गई। दूसरे दिन ढेर सारे फल और फूलों के साथ वह आई और बोली, तुम्हारे पिताजी की स्वीकृति का पत्र आ गया, पर वे चाहते हैं कि तुम अच्छे होते ही 1 साल की ट्रेनिंग के लिए चले जाओ। बोलो जाओगे? उसका उत्तर सुनने के लिए शैल की आंखें निर्मल के चेहरे पर टिक गई और अनार छीलते हुए हाथ जहां के तहां रुक गए। अपने नेत्रों से शैल के गालों को दुलारते हुए निर्मल ने कहा, मन नहीं होता तुमसे दूर होने का। यहाँ हूँ तो रोज मिल तो लेते हैं। और तुम्हें कैसे बताऊं शैल, ये मुलाकात मेरे जीवन का आवश्यक अंग बन गई, जिनके बिना अब मैं शायद रह न सकूं। अनार का लाल दाना को अपनी गुलाबी अंगुलियों से निर्मल के मुंह में डालते हुए शैल ने पूछा, तब पिताजी को क्या लिखोगे? अनार की प्लेट अपनी ओर सरकाते हुए निर्मल ने कहा, लाओ मैं खुद खा लूँगा। और वह बैठने का प्रयास करने लगा। क्यों, मेरे हाथ से क्या अनार की मिठास जाती रहती है? और प्लेट उसने वापस खींच ली। पगली, निर्मल ने फिर लेट गया और बड़े भावपूर्ण नेत्रों से घूमते पंखे को निहारते हुए बोला, पिताजी के सामने कुछ बहाना तो बनाना ही होगा शैल, पर मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। मन ही मन निहाल होते हुए शैल ने बड़ी अदा से आंखें नचाते हुए कहा, हाय राम, इतने बड़े होकर झूठ बोलोगे? और अपनी ही बात पर वह खिलखिलाकर हंस पड़ी। बच्चों के चीख पड़ने से मिस्टर वर्मा के कानों में पड़ती हुई खिलखिलाहट की ध्वनि जाने कहाँ खो गई। खींच कर बोले, अरे पहले उसे तो चुप कराओ। उन्हें लगा जैसे कोई बहुत ही सुंदर स्वप्न वे देख रहे हैं जो इस बच्चे के रोने से बिखर गया। मिसेस वर्मा उठी, बच्चे को थपका कर सुलाते हुए बोली, यह नींद में जाने क्या क्या देखता है। हर रोज 1-2 बार इसी तरह चीख पड़ता है। बच्चे को चुप कराकर मिसेस वर्मा ने कागज उठाया और फिर कहानी पढ़ने बैठ गई। पर आंखें मूंदे वर्मा साहब अपने में ही लीन उस बिखरे सपने को टूटे हुए सूत्र को खोज रहे थे। लेकिन बच्चे के रोने में खिलखिलाता हुआ चेहरा खो गया, सो खो ही गया। लाख प्रयत्न करने पर भी वह फिर नहीं उभरा। उसकी जगह एक कुम्हलाया हुआ चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम गया। यह क्या शैल, तुम तो बुखार लग रही है तुम्हें।
शैल के गाल को छूते हुए निर्मल ने कहा, जाने क्यों शाम को रोज ही लगता है, बड़ी थकान भी लगती है, पर कभी टेम्परेचर लिया नहीं। कितने दिनों से ऐसा रहता है? करीब महीना भर हो गया। बड़ी मूर्ख हो तुम। और ड्रेसिंग टेबल की दराज में से थर्मामीटर निकालकर उसने शैल के मुंह में लगाया। इसके बाद डॉक्टर, दवाई, अस्पताल, एक्सरे। मम्मी निर्मल को समझा रही है। मैं कहूँगी तो शैल और ये दोनों ही सोचेंगे कि मैं सौतेली माँ हूँ, सो ऐसा कह रही हूँ। इसलिए तुम्हें उन्हें समझाकर शैल की सैनिटोरियम में भेजने की व्यवस्था करवा दो। पर मम्मी, अभी डॉक्टरों ने निश्चय राय तो दी नहीं है कि टीबी है। अभी तो उन लोगों को संदेह मात्र है। इस स्थिति में यदि उसे सैनिटोरियम में भेजा जाएगा तो जरा सोचो उसके मन पर कितना खराब असर पड़ेगा। पर मम्मी के आगे किसी की नहीं चलती। सैनिटोरियम के लंबे आहते को पार करके निर्मल पीछे वाले लॉन में पहुंचा। आराम कुर्सी पर बैठी शैल की पीली निस्तेज आंखों में चमक आ गई। तुम्हें रोज इतने दूर आने में तकलीफ होती होगी ना? नहीं तो जरा भी नहीं। हाँ, तब कि आया करना। सच कहती हूँ, मैं सारा दिन इसी आसरे से काटती हूँ कि तुम शाम को आओगे। आ जाते हो तो बड़ा हल्का हल्का लगने लगता है, मानो मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। शैल के बालों में अंगुलियां चलाते हुए निर्मल ने कहा, तुम सोचती हो कि मिलने की उत्सुकता केवल तुम ही में है? जब से तुम यहाँ आई हो किसी काम में मन नहीं लगता। शाम हुई ना, मैं दौड़ पड़ती हूँ। फिर शैल की लंबी पतली अंगुलियों में अपनी अंगुलियां फंसाते हुए निर्मल ने कहा, जाने क्यों मेरा मन हर घड़ी कहता कि तुम्हें टीबी नहीं हो सकती। जिन कारणों से टीबी होती है वे सब तुम्हारे जीवन में नहीं है। तुम अच्छा खाती हो, अच्छा पहनती हो, साफ सुथरी खुली जगह में रहती हो। पापा और मेरा प्यार तुम्हारे जीवन की हर घड़ी को सरस बनाए रहता है। फिर वह अपने आप ही निश्चयात्मक स्वर में बोल पड़ा, नहीं नहीं, यह डॉक्टरों का भ्रम मात्र है। तुम्हें टीबी हो ही नहीं सकती। असंभव, एकदम असंभव। हो सकने का सवाल नहीं निर्मल, शायद है ही। मेरी मम्मी टीबी से ही तो मरी थी। हो सकता है शायद यही कारण हो। कुछ सोचते हुए निर्मल ने कहा, अच्छा। उसके स्वर में उतार आ गया और बालों में अटखेलियां करती अंगुलियां एकाएक ही शिथिल हो गई। तब तो इसका मतलब हुआ कि तुम्हारे बच्चों को भी टीबी हो गया। बोलो, बालों में अंगुलियां निकालते हुए उसने कहा। शैल खिलखिलाकर हंस पड़ी। मेरे ही बच्चे क्यों, क्या तुम्हारे नहीं होंगे? अरे कहो, अपने बच्चे। निर्मला ने देखा, उसकी चेहरे पर मातृत्व उमड़ आया और आंखें लाज से झुक गई। पर जाने क्यों निर्मल इस बात पर न हंस ही सका और न हमेशा की तरह शैल के इस रूप पर बिखर बिखर जाने को उसका मन हुआ। आंखों में आए लाज
कि उस भाव से अपने सारे चेहरे को गुलाबी रंग में रंगते हुए सहल ने कहा, देखो आज डॉक्टर आए थे तो मैंने उनसे कह ही दिया 23 मई तक मुझे अच्छा कर ही दीजिए, चाहे मुझे टीबी हो या टीबी का बाप, मुझे तब तक अच्छा होना ही है। पूछने लगे, क्या बात है 23 मई को? अच्छा बताओ तो, भला मैं अपने मुंह से अपनी शादी की बात कैसे कहती? पर देखो तुम जाकर कह देना कि हमारी शादी है। समझे? कह दोगे ना? मन पर निर्मल का मन जाने कहाँ खो गया था। धीरे से वह कुर्सी के हत्थे से उठा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। निर्मल की उदासीनता को की और बिना ध्यान दिए सहल अपनी ही धुन में कहती गई, देखो यहाँ सारे दिन पड़े पड़े मन नहीं लगता, सो मैंने एक साड़ी काटना ही शुरू कर दिया है। हम लोग जब घूमने जाएंगे तो तुम देखना मैं रोज एक से एक बढ़िया साड़ी पहनकर चला करूँगी। लोग बाग कहेंगे, वाह साहब क्या ठाठ है तुम्हारी बीवी के। और उसका मन 6 महीने की अवधि लांघकर एक क्षण में ही उस जगह जा पहुंचा जहाँ के सुनहरे सपने बुनते बुनते ही सैल को रात दिन बीता करते थे। पर जाने क्या था कि निर्मल ने सैल की इन बातों में ही अपना मन रमा पा रहा था। न अपनी ओर से कोई ऐसी हल्की फुल्की बात ही कर पा रहा था कि जिससे सैल का कष्ट कुछ घट सके। अवसाद के काले मेघ उसके मन पर धीरे धीरे घने होते जा रहे थे। वह स्वयं नहीं समझ पा रहा था कि वह कौन सी मजबूरी है, कैसी बेबसी है जो उसे खुलकर हंसने नहीं देती। विचित्र विचित्र शंकाएं उसके मन में उमड़ घुमड़ रही थी और उनके नीचे दबा भाव शून्य नजरों से वह दूर कहीं देख रहा था, मानो उसे सैल की उपस्थिति का एहसास ही न हो। मिस्टर वर्मा की भावपूर्ण नजरें दूर में किसी अदृश्य दृश्य में उलझी देखकर मिसेस वर्मा एक क्षण का लिए रुकी, पर उनका मन मौन भी मिस्टर वर्मा के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित न करता। मिसेस वर्मा अपनी कहानी की इस उपेक्षा पर बुरी तरह खींच पड़ी और अपने पैर से उनके पैरों को झकोरते हुए बोली, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? कहानी सुन भी रहे हो या नहीं? मैं यूं ही बक रही हूँ। अपने फैले बिखरे मन को समेटते हुए असफल सा प्रयास करते हुए मिस्टर वर्मा ने मिसेस वर्मा की ओर देखा। उनके हाथ में कहानी के पन्ने देखकर उनकी चेतना लौटी तो सफाई देते हुए बोले, कहानी ही तो सुन रहा हूँ। रात के इस सन्नाटे में तुम्हारी इस कहानी से मन जाने क्यों भारी भारी हो गया। मिस्टर वर्मा के इस वाक्य को अपनी कहानी की सफलता मानकर परम तृप्ति के साथ मिसेज वर्मा ने पढ़ना प्रारंभ किया। लीला भारी कदमों और उससे भी भारी मन लिए जेल में अपने पति से मिलने जा रही है। उसका रोम रोम जानता है कि पति से जेल में मुलाकात करने का यह अंतिम दिन है
वह चाहती है कि वह हंसकर अपने पति को विदा करे, पर लाख प्रयत्न करने पर भी मन का दुख आंखों में फूट फूट पड़ रहा है और उसके कदम और अधिक भारी और अधिक शिथिल हो जाते हैं। फिर भी एक अलौकिक संतोष और तृप्ति की भावना उसके मन में है कि मरने से पहले वह अपने पति को अपना सब कुछ दे सकती है। अपने को लुटाकर उसने उसे सुखी बनाया, धनी बनाया। जेल का फाटक आ गया। एक क्षण वह ठिठकी। सैनिटोरियम के फाटक पर निर्मल के कदम रुक गए। जिन कदमों को अपनी सारी शक्ति लगाकर वह यहाँ तक खींच लाया, उन्होंने जैसे अब जवाब दे दिया। निर्मल जानता है कि फाटक में घुसकर लंबे अहाते को पार करते ही वह सैल के कमरे के सामने जा पहुंचेगा। सैल जिससे मिलने के लिए कभी उसके क्षण युग युग जैसे लंबे हो जाया करते थे, वही सैल आज उसके इतने समीप है, फिर भी उसके मन में मिलने को कोई उत्सुकता नहीं, आतुरता नहीं। वह हृदय से सैल के पास जाना चाहता है, पर न जाने कौन है जो उसे निरंतर पीछे की ओर घसीट रहा है। इस कश्मकश में वह नहीं जानता वह क्या करे। एक ठंडी निश्वास उसके सीने से निकल जाती है और सैल का जर्द कुंभलाया चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है, जिसमें न कोई सौंदर्य है, न कोई आकर्षण और न इसकी संभावना ही। फिर भी वह अहाते की ओर बढ़ता है। सैनिटोरियम के भवन की छत पर लगे हुए फ्रांस के उसकी दृष्टि उसी में उलझ जाती है और ओह, वहाँ से नजरें हटा लेता है। न जाने क्यों उसे ईसाइयों का यह पवित्र क्रॉस बड़ा ही मनहूस सा दिखाई देता है। इसी क्रॉस पर तो कुछ निर्दयी लोगों ने निर्दोष ईसा को टांगकर उनके प्राण ले लिए थे। वह नीचे अपनी परछाई को देखते हुए आगे बढ़ता है। सैल के कमरे की निकटता उसकी चाल को और अधिक शिथिल कर देती है। आज पूरे 15 दिन बाद वह सैल के पास आया है। उसे कुछ न कुछ सफाई देनी होगी, पर उसके रोते मन में कोई बात नहीं सूझती। वह दरवाजे पर पहुंचकर देखता है सैल पलंग पर लेटी है। 15 दिनों में ही वह जैसे बहुत कमजोर हो गई है। सैल ने देखा तो ऐसे स्वर से बोली जिसमें जीवन का कोई लक्षण ही नहीं था। बाहर ही बैठो निर्मल, मेरे कमरे में मत आओ। अब तो कफ में बुरी तरह खून निकलने लगा है। निर्मल दरवाजे पर ही ठिठक गया। बड़ी बेबस निगाहों से उसने एक बार सैल की ओर देखा तो महसूस किया मानो सैल की मौन चीख चीख कर कह रहा है, तुम्हें रोकना मेरा फर्ज था, मैंने रोक दिया, पर तुम्हें तो इस तरह नहीं रुकना चाहिए ना। 15 दिन बाद आए हो, क्या एक बार भी अपनी प्यार भरी उंगलियों से मेरे बालों को नहीं सहलाओगे? उसका मन होता है कि भीतर चला आए, सैल को सीने से लगा ले, पर वह
जहाँ का तहाँ रह जाता है, मौन, निरुत्तर। सैल की आंखों में आंसू छलकने आते हैं। वह नजर फेर लेती है। निर्मल का मन बुरी तरह से कचोट उठता है। तभी मम्मी आ जाती है। बाहर निर्मल का मन बाहर खड़ी खड़ी वे तबीयत का समाचार पूछ लेती है। उसकी आवश्यकता और सुख सुविधा की बात पूछ लेती है। फिर कहती है, शैल, बिन्नो और पप्पू आए हैं। रो रो कर घर भर दिया कि दीदी को देखेंगे। हार कर लाना ही पड़ा। बाहर खड़ा करके आई हूँ। तुम जरा खिड़की से सिर निकाल कर दिखा दो तो उन्हें तसल्ली हो जाए। बच्चों के इस स्नेह की बात सुनकर सैल की आंखों में आंसू ढुलक पड़ते हैं। वह खिड़की से मुंह निकालती है, हाथ निकालती है। उसके बाद उसका चेहरा भाव शून्य हो जाता है। वह न मम्मी की ओर देखती है, न निर्मल की ओर। मम्मी भी फिर से आने का आश्वासन देकर चल देती है। निर्मल अजीब सी घुटन महसूस करता है। सैल उसे 15 दिन बाद आने के लिए उलाहने नहीं देती, झगड़ा नहीं करती। मानो उसने परिस्थिति को समझ लिया है और मौन भाव से स्वीकार कर लिया है। बात बात पर मचलने, रूठने और मुंह फुलवाने जैसी सैल की यही मौन स्वीकृति निर्मल से जैसे बर्दाश्त नहीं होती। जब वह सोचता है कि यदि शैल इस लंबी अनुपस्थिति का कारण पूछ बैठे तो उसके पास क्या उत्तर है। अपने मन के चोर से वह स्वयं भयभीत है। वह स्वयं उससे अनजान ही बना रहना चाहता है। सैल को बताने की बात तो उड़ती ही नहीं। उचित सच्चाई के अभाव में सैल के मौन से उसे व्यथा के साथ साथ कुछ राहत भी मिल जाती है। सैल की नजरों से अपने आप को चुराती हुई उसकी नजर बगल वाली दीवार में कैलेंडर पर जा टिकती है। वह देखती है, कैलेंडर में से फरवरी, मार्च और अप्रैल के पन्ने फाड़कर मई का पन्ना निकाल कर रखा गया है और 23 तारीख के चारों ओर लाल पेंसिल का गोल बना रखा है। उसका मन तड़प उठा। वह चाहता है सैल बोले, पर सैल बोलती नहीं। उसका मौन तुड़वाने के लिए अपनी सारी शक्ति बटोर कर निर्मल कहता है, सैल, पिताजी का पत्र आया है। लगता है ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना ही होगा। सैल सुनती है, पर न उसके चेहरे पर कोई विकार उत्पन्न होता है, न उसका मौन ही टूटता है। पर अपने आप को बड़ी कुशलता से बचाते हुए निर्मल सैल से कहता है, तुम सो जाओ सैल, अधिक देर बैठना शायद तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अधिक बात करने के लिए भी शायद तुम्हें मना किया गया है। ठीक है, चुप चुप तुम चुप ही रहो। मैं भी चला। और देखो, समय समय पर अपनी तबीयत के समाचार देती रहना। न हो तो मम्मी से लिखा भेजना। फिर अत्यंत स्नेह से कोमल स्वर में बड़े आग्रह से उसने पूछा, खबर भेजोगी ना? स्वर की इस आर्द्रता ने
अनायास ही सैल के हृदय के मौन गुप्त तारों को झनझना दिया। उसकी भावहीन आंखें एक क्षण निर्मल के चेहरे पर जा टिकी। इन नजरों में न जाने ऐसा क्या था कि निर्मल महसूस करने लगा जैसे वह बहुत बड़ा झूठ कहता वह पकड़ लिया हो। पर निर्मल में इतना साहस न था कि वह उसका सामना कर सकता। हाथ हिलाया और जल्दी से मुड़ गया। आते समय उसके कदम शिथिल भी और भारी हो रहे थे। लौटते समय उसकी ही स्फूर्ति के साथ वह चला गया। वह उस कमरे में से काफी दूर आ गया है। फिर भी लगता है जैसे खिड़की में से झांकते दो आंसू व्यथित नयन उसकी पीठ में चुभे जा रही है। वह सीधा रास्ता छोड़कर अकारण ही मुड़ जाता है। मिस्टर वर्मा के चेहरे पर अपनी कहानी की प्रतिक्रिया देखने की उत्सुकता में मिसेस वर्मा ने मिस्टर वर्मा की ओर देखा। वर्मा साहब की दृष्टि कहानी के पन्नों पर टिकी हुई है और उनके ललाट पर 2 सल पड़े हुए थे, जिसके कारण शायद चश्मे की अनुपस्थिति हो। पति को अपनी कहानी में यूं डूबा हुआ देखकर मिसेस वर्मा के चेहरे पर प्रसन्नता की आभा छलक पड़ी। उन्होंने कहा, देखो, इस पत्र को ध्यान से सुनना। यह लीला का अपने पति के नाम का अंतिम पत्र है। फिर स्वर में चैलेंज का पुट लाकर बोली, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पत्थर दिल वाला आदमी भी इसे पढ़कर बिना पसीजे रह नहीं सकता। पर मिस्टर वर्मा के कानों में पत्र शायद ये शब्द अतिरिक्त मिसेस वर्मा का और कोई शब्द नहीं पहुंचा। मिसेस वर्मा ने पत्र पढ़ना प्रारंभ किया, लेकिन मिस्टर वर्मा की धुंधली आंखों के सामने एक और ही अस्पष्ट सा पत्र उभर आया। धीरे धीरे पत्र का एक एक शब्द स्पष्टतर होता गया। प्रिय बेटा निर्मल, समझ नहीं पा रहा हूं कि यह पत्र तुम्हें कैसे लिखूं, पर लिखे बिना रह भी नहीं सकती। सैल की हालत तो जैसी तुम छोड़ गए थे वैसी ही है, पर डॉक्टरों का कहना है कि यदि 23 तारीख को किसी भी तरह सैल की शादी कर दी जाए तो सैल के अच्छे हो जाने की काफ़ी संभावना है। इस स्थिति में सैल से विवाह करने की बात कहते हुए भी बड़ा संकोच होता है। किस मुँह से कहूँ, पर बेटी के प्राणों का मूल्य कहने को मजबूर कर रहा है। एक दिन सैल का जीवन तुम्हारे हाथों में सौंपने का निश्चय किया था। वह आज भी तुम्हारे ही हाथों में है। चाहे बचा लो, चाहे खो दो। बहुत सोचकर कदम उठाना मेरे बच्चे। एक निर्दोष बच्ची और बेबस बाप की आत्मा तुम्हें युग युग तक दुआएं देंगी। मिस्टर वर्मा को एकाएक ही लगा जैसे उनकी सांस रुक रही है। उन्होंने दोनों हाथों से अपनी आंखें बंद कर ली और वह पत्र विलीन हो गया। पर उसकी जगह एक तार उभर आया जिसमें 23 मई को सैल की मृत्यु होने का समाचार था। मिस्टर वर्मा
बदहवास से उठे और चिल्लाकर बोले, मेरा चश्मा दो। मिस्टर वर्मा की इन सारी हरकतें को अपनी कहानी की सफलता का प्रमाण मानकर मुस्कुराते हुए मिसेज वर्मा ने कहा, बस 4 लाइनें और सुन लो, तुम मेरा चश्मा दो। वर्मा साहब को क्रोध से झल्ला उठे। उनका स्वर बुरी तरह भराया हुआ था। इस अप्रत्याशित क्रोध को मिसेज वर्मा समझ नहीं पा रही थी कि तभी वर्मा साहब चीख पड़े, मैं कहता हूँ मेरा चश्मा दो, नहीं तो मेरा दम घुट जाएगा। मिसेज वर्मा के हाथ में चश्मा लेकर उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपनी आंखों पर चढ़ाया तो उन्हें ऐसा लगा मानो किसी अतल समुद्र की गहराई में से, जहां केवल अंधकार था और उनका दम घुट रहा था, वे बाहर निकल आए हैं। निश्चिंतता की एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने अपने चारों ओर देखा। सामने मिसेस वर्मा श्वेत साड़ी में लिपटी चेहरे पर आतुरता का भाव लिए बैठी थी। पास ही पलंग पर बच्चू निश्चिंत भाव से सो रहा था। लॉन के चारों ओर पेड़ रुपहली चांदनी में नहाए खड़े थे और उनके अपने छोटे से सुंदर बंगले की दीवार से सटा हुआ रात रानी का पेड़ उन्मुक्त भाव से अपने सौरभ बिखेर रहा था। कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। रश्मि फिर हाजिर होगी एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।